सो हे गाइस, आज की हमारी कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जहां हर एक जुम्मे के बाद एक आदमी अपने शरीर को छोड़कर किसी दूसरे के शरीर में चला जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम ली ह्योंग नाम के एक आदमी को देखते हैं। आज सुबह ली बहुत खुश था। वो अच्छे से तैयार होकर एक फ्लावर शॉप पर जाता है और फिर वहां से बुके लेकर अपनी कार से कहीं जाने के लिए निकल जाता है। तभी एकदम से उसे याद आता है कि उसने रिंग तो लिया ही नहीं, इसीलिए वो रिंग लेने के लिए अपनी कार वापस मोड़ देता है। लेकिन तभी एक पिकअप ट्रक आकर उसके कार को एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे कि ली का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगले सीन में जब ली की आँख खुलती है तो वो एक नर्स को देखकर डर जाता है। नर्स उससे पूछती है कि माली, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि मेरा ये नाम नहीं है, आप किससे बात कर रही हो और मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? नर्स कहती है कि ऐसा खून की कमी से हो सकता है। तभी हमें पता चलता है कि ये जगह किसी स्कूल के क्लिनिक का था। फिर जब माली अपने आप को आईने में देखती है तो वो एक लड़की बन चुका था। शरीर तो माली का था, लेकिन उसके अंदर की आत्मा किसी और की थी। उसकी यादाश्त तो चली गई थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि वो एक लड़का है। तभी नर्स माली से कहती है कि टीचर आन्यो तुम्हें बुला रहे हैं। माली उनसे मिलने के लिए जाती है तो आन्यो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? लेकिन माली के शरीर में मौजूद ली की आत्मा को तो पता ही नहीं होता कि वो कौन है और माली कौन और यहाँ चल क्या रहा है। उसे इस तरह से अनकंफर्टेबल होते हुए देखकर टीचर को लगता है कि उसके बैड डेज चल रहे होंगे, इसीलिए वो उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए उसे चॉकलेट देते हैं। लेकिन माली को उल्टी आने लगती है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर बाथरूम की तरफ भागती है। लेकिन वो एक फीमेल की जगह मेल टॉयलेट में चली गई थी, जहाँ बाकी के लड़के मेल टॉयलेट में फीमेल को देखकर अपना अपना हथियार छुपाकर भागते हैं। अगले सीन में ली सोच रहा था कि वो है कौन और एक फीमेल के बॉडी में क्या कर रहा है और ये सब हुआ कैसे। ली को लगता है कि वो कोई सपना देख रहा होगा, इसीलिए वो खुद को वेंडिंग मशीन से ले जाकर पीटने लगता है ताकि वो सपनों की दुनिया से बाहर आ जाए, लेकिन कुछ नहीं होता। इसके बाद वो स्कूल की दीवार को फांद कर वहाँ से भागने का सोचता है, लेकिन एक फीमेल के शरीर के साथ वो दीवार चढ़ ही नहीं पा रहा था और इसी चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। तभी उसकी दोस्त स्कली वहाँ आती है और उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो? माली जब गिरी थी तो उसके पॉकेट से एक प्रेगनेंसी किट गिर गया था, जिसे स्केली देख लेती है और उसके बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जिसके बाद ली स्केली को सारी बात बताता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, मैं तो लड़का हूँ। मैं नहीं, ये लड़की प्रेग्नेंट है जिसके शरीर में मैं हूँ। स्केली उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपना नाम काम कुछ भी याद करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर वो उससे उठने को बोलती है और उसके अखरोट फोड़ने लगती है, लेकिन जिस तरह से माली अपने अखरोट को फोड़ने से बचाती है उसे देखकर स्केली को यकीन हो जाता है कि वो सच कह रहा है। अब स्केली को लगने लगता है कि हो सकता है प्रेगनेंसी की वजह से माली मेंटल ट्रॉमा के फर्स्ट स्टेज में होगी। लेकिन ली कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मैं पागल लग रहा हूँ तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन स्केली भी उसके पीछे जाती है तो वो पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो कहती है तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं है, तो फिर तुम कहाँ जाओगी? तभी उन्हें एक साइकिक का टेंट दिखाई देता है। दोनों वहां चले जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं कि जब वो सोकर उठा तो लड़की बन गया, लेकिन जब वो साइकिक उनकी पूरी बात सुनता है तो वो उन दोनों को पागल समझकर वहां से भगा देता है। मगर ली उससे बहस करके वहां से चला जाता है और उसे गालियां देता रहता है। तभी स्केली कहती है कि ये वक्त उसे गालियां देने का नहीं बल्कि ये सोचने का है कि माली के बच्चे का बाप कौन है। तभी रास्ते में उनकी नजर एक स्ट्रीट सिंगर पर पड़ती है, लेकिन उसके गिटार को देखकर माली यानी कि ली को कुछ याद आने लगता है। उसे अपने विजन में एक लड़की गिटार बजाते हुए दिखती है और फिर उसे एक नाम याद आता है, ह्योन योंग। वो स्केली को ये बात बताता है तो स्केली उसे ह्योन योंग नाम के एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, कोई उसे पहचानता भी नहीं। फिर स्केली वहाँ फ्री का खाना खाते हुए पूछती है कि तुम्हें बेबी और स्कूल में किसी एक को चुनना होगा। तभी ली फ्यूचर देखता है जिसमें वो बच्चा डिलीवर कर रहा था, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसीलिए वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बच्चे को पैदा नहीं करने वाला।
इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और ऑफिसर को पूरी बात बताते हैं। लेकिन तभी माली की मॉम उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो घर चलो। जिसके बाद माली के शरीर में मौजूद ली माली के घर चली जाती है, लेकिन उसकी असलियत बाहर ना आ जाए इसीलिए वो सीधे जाकर सो जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां टीचर पढ़ा रही थी, लेकिन माली का बॉडी प्रेजेंट और माइंड एब्सेंट था। टीचर जब उससे इसके बारे में पूछती है तो माली उठकर वहां से चली जाती है। फिर वो स्कूल के टेरेस पे जाकर वहां से कूदने का सोच रही थी, लेकिन तभी एक लड़का जिसका नाम यूसुफ था वो वहां आकर उसके कानों में हेडफोन पहनाता है और कहता है कि ये गाना सुनो, हमारे बेबी के लिए अच्छा होगा। जिससे ली समझ जाता है कि यही वो कमीना है जिसने ये काम किया, इसीलिए वो उसे कूटने लगता है। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं बच्चे की और तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं एक अच्छा पापा बनूंगा और पति भी। जिस पर माल ही कहती है कि साले पहले खुद की तो जिम्मेदारी ले ले। यूसुफ कहता है मैं पार्ट टाइम बार में काम कर लूंगा और अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। माल ही कहती है अबे साले पहले खुद तो पढ़ ले, अगर मैं मरने के लिए बोलूंगी तो क्या तुम मर जाओगे? तो वो कहता है हाँ मैं मर जाऊंगा, भूल गई क्या, वैसे भी मैं मरने ही वाला था, लेकिन फिर तुमने मुझे बचाया, जिसके बाद हम दोनों और करीब आ गए। फिर माल ही कहती है लेकिन मैं अबॉर्शन करवा लूंगी, इस वक्त मैं इसे दुनिया में लाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके बाद वो जनाना शरीर में मर्दाना चाल के साथ वहाँ से चली जाती है। बाद में स्केली पूछती है कि अगर माली अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती होगी तो फिर क्या होगा? ली कहता है देखना, वो बाद में मेरा शुक्रगुजार रहेगी। लेकिन जब नर्स उसे इंजेक्शन देती है तो ली के कानों में तेज आवाजें सुनाई देने लगती है। ये आवाजें इतनी तेज होती है कि माली स्ट्रेचर से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी उसे वापस से पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां ली एक शो में जज था और हयोन योंग नाम की एक लड़की परफॉर्म कर रही थी, लेकिन तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां माली भी बेहोश हो चुकी थी और उसका बॉयफ्रेंड यूसुफ उसे उठाकर कहता है कि प्लीज अबॉर्शन मत करवाओ। फिर वो उसे किस करता है, लेकिन वो जैसे उसे किस करता है उसे होश आ जाता है। साथ ही उसकी यादाश्त भी अब वापस आ चुकी थी। वो उठते ही यूसुफ से पूछती है कि बाबू हम कहाँ हैं? इसके बाद वो अबॉर्शन नहीं करवाती और यूसुफ के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसके सर में एकदम से तेज दर्द शुरू हो जाता है, जिसे देखकर एक आदमी उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है कि डिटेक्टिव पार्क क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? लेकिन वो अपने कलीग को नहीं पहचानते। वो पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो और ये सब हो क्या रहा है? तभी हमें समझ आता है कि ये लोग पुलिस ऑफिसर थे और एक क्रिमिनल को पकड़ते हुए डिटेक्टिव पार्क के सर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उनके अंदर ली की आत्मा आ गई। लेकिन ऑफिसर उस चोर को पकड़कर थाने लेकर चले जाते हैं जहां इंट्रोगेशन के दौरान हमें समझ आता है कि डिटेक्टिव पार्क एक करप्ट ऑफिसर थे और वो चोर उन्हें अच्छी तरह से जानता था। वो कहता है कि सर मुझे भूल गए क्या, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं चोरी के पैसे तुम्हें भी तो देता था। लेकिन ली को तो वो याद ही नहीं होता, इसीलिए वो चोर उसे और बातें बताता है। फिर वो चोर अपने आप को डिटेक्टिव पार्क का करीबी बताने के लिए कहता है कि सर भूल गए क्या, आपने कहा था कि आपका आपकी बीवी से डिवोर्स होने वाला है। इसके बाद ली पार्क की वॉलेट से उसके घर का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसकी बेटी और बीवी सो चुकी थी। जिसके बाद वो खाना ढूंढने लगता है, तभी उसकी बेटी वहां आती है और उसे चोकोबॉल खाने के लिए देती है। फिर ली जब उन्हें खाने लगता है तो उसकी बेटी उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि आप डिवोर्स ले रहे हो। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि हे भगवान, पहले प्रेगनेंसी का चक्कर और अब डिवोर्स का। ली पार्क की बेटी से पूछता है कि तुम्हें पता है कि हमारा डिवोर्स क्यों हो रहा है? तो वो कहती है कि आप हमारी कुछ सुनते ही नहीं हो, आप दोनों की रोज रोज की फाइटिंग से अच्छा है कि डिवोर्स ले ही लेना। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर स्केली को कॉल करता है और बताता है कि अब मैं एक पुलिस ऑफिसर के शरीर में हूँ। लेकिन तभी उसकी बेटी लड़की की आवाज सुनकर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या आपने नई गर्लफ्रेंड बना ली? तो वो कहता है नहीं, वो मेरी दोस्त है।
इसके बाद वो जाकर सोफे पर सो जाता है। तभी उसकी बेटी आकर कहती है कि आप अंदर जाकर क्यों नहीं सोते, वहाँ आप अच्छे से सो पाओगे, चलो जाओ अंदर बेड पर जाकर सो जाओ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्क को बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। वो जब उठकर चेक करता है तो वो अपनी वाइफ के साथ हैंडकफ था और उसकी वाइफ मुंह से बोलने के बजाय उसे मैसेज कर रही थी। वो उसे हैंडकफ निकालने को कह रही थी लेकिन उसे याद नहीं होता कि चाबी कहाँ है। लियो उससे बात करता है तो वो मैसेज करके बताती है कि मुझसे बात मत करो, मैसेज करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पार्क के कहता है कि ये काम तुम्हारी बेटी का ही है, उससे पूछो कि वो कहाँ गई है, उसने चाबी कहाँ रखा। वो बताती है कि वो तो स्कूल गई है। इसके बाद दोनों हथकड़ियों को खुलवाने के लिए किसी ताले वाले दुकान पर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में ली को स्केली दिख जाती है। ली स्केली को आवाज देते हुए उसके पीछे जाता है, लेकिन इस चक्कर में वो और पार्क की बीवी दोनों एक गटर में गिर जाते हैं। तभी म्युनिसिपालिटी का एक वर्कर गटर का ढक्कन भी बंद करके वहाँ से चला जाता है। दोनों नीचे गटर में गिर के बेहोश हो चुके थे। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए 911 पर कॉल करने का सोचते हैं, लेकिन वहाँ नीचे होने की वजह से उनके फोन में टावर ही नहीं आ रहा था। तभी पार्क की बीवी उससे गालियाँ देने लगती है। अब ली को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो उससे कहता है कि अपनी आंखें बंद करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन वो औरत जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, ली उसे किस कर देता है, मगर वो उसे मारने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। ली ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि लास्ट टाइम जब योसेफ ने माली को किस किया था तो वो उसके शरीर से निकल गया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो कहती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही, मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। फोबिया का नाम सुनते ही ली को ह्योनजोंग की याद आती है जब वो स्टेज पर बेहोश हो गई थी। बाद में ली पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तो वो बताती है कि मुझे ग्लोसोफोबिया है, मतलब उसे स्टेज से डर लगता है। वहीं प्रेजेंट में ली पार्क की बीवी को अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ रहा था। फिर वो उसे एक जगह बैठाकर कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए, मुझे माफ कर दो। जिस पर वो कहती है कि अब इन सब का क्या फायदा। तभी ली को वहाँ पानी की आवाजें सुनाई देती है और एकदम से वहाँ पानी भरने लगता है। उन्हें लगता है कि अब वो मरने वाले हैं, इसीलिए मरने से पहले उसकी बीवी कहती है कि थैंक यू जो तुमने मरने से पहले अपनी गलती मानी और मुझे माफ करना, मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाई। फिर वो उसे किस कर लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बहकर नदी में निकल गए थे और उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन पार्क अभी भी बेहोश पड़ा था। फिर जब पार्क डिस्चार्ज होकर घर आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि जब पार्क की बीवी ने ली को किस किया था तो वो पार्क के शरीर को छोड़कर जा चुका था। पार्क अपनी बीवी को मैसेज करके पूछता है कि हमारा डिवोर्स कब होगा, जिससे उसकी बीवी चिढ़ जाती है। अब हम एक टीचर को देखते हैं जो हर टाइम बस खाते ही रहते थे। ये मिस्टर आन थे, यानी कि माली के स्कूल टीचर। मिस्टर आन के खाने की आदत के बारे में टीवी पर भी बताया जा रहा था, जिससे ली न्यूज में देखकर खूब हंसता है। तभी उसकी नजर एकदम से आने पर पड़ती है तो उसे समझ आता है कि इस बार वो मिस्टर आन के शरीर में पहुंच गया है। इसके बाद ली मिस्टर आन बनकर स्केली के पास जाता है और बहुत ही गुस्से में उससे पूछता है कि तुम अबॉर्शन सेंटर में क्या करने के लिए गई थी। स्केली कहती है कि आपको ये किसने बता दिया और मैं वहाँ अपने लिए नहीं गई थी। तभी स्केली को समझ आ जाता है कि वो भूत जो शुरू में माली के अंदर था अब वो मिस्टर आन के अंदर है। जिसके बाद वो उससे कहती है अरे तुम्हें भूख लगी होगी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बर्गर खिलाऊंगी। वो उसे कन्वीनियंट स्टोर में लेकर जाती है जहाँ वो पार्ट टाइम वर्क करती थी। फिर वो उससे पूछती है कि तुम माली के शरीर को छोड़कर कहाँ चले गए थे। वो बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर के शरीर में था और मैंने उसे उसका डिवोर्स होने से बचाया। तभी मिस्टर आन के फोन पर एक मैसेज आता है कि आई मिस यू एंड आई वांट टू मीट यू। जिसके बाद ली मिस्टर आन के शरीर को लेकर उस लड़की से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन वो लड़की जब वहाँ आती है तो मिस्टर आन यानी कि ली के होश उड़ जाते हैं। वो वहाँ से उठकर बाथरूम चला जाता है और जाकर स्केली को कॉल करके कहता है कि ये बूढ़ा अपने औकात से ज्यादा बड़ा हाथ मार रहा है, ऐसा समझ लो कि वो ऐश्वर्या राय और ये जॉनी लीवर। स्केली कहती है जो हो रहा है होने दो।
इसके बाद ली जाकर उस लड़की के साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ जाता है। वो लड़की कहती है कि तुम्हें याद है जब तुम पहली बार मिले थे तब तुमने दारू पीकर खूब उल्टियाँ की थी, बुक्कर तो तुम शुरू से थे। फिर वो कहती है कि तुमने मुझे प्रपोज किया और फिर कहा कि सब भूल जाओ, लेकिन मैं 30 साल की होने के बाद भी सिंगल हूँ क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। वो लड़की उसे फुल लाइन दे रही थी, जिसे देखकर ली सोचता है कि वाह कमाल है यार, इस मोटे में कुछ तो बात है। इसके बाद जब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वो लड़की कहती है कि एक बियर और हो जाए क्या तुम्हारे घर पर। जिसके बाद दोनों मिस्टर आन के घर चले जाते हैं और दोनों वहाँ खूब पीते हैं। अब दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए वो लड़की मिस्टर आन से पूछती है कि क्या आज की रात मैं यहाँ रेस्ट कर सकती हूँ। जिसके बाद ली बाथरूम में जाकर बहुत खुश होता है और कुल्ला उल्ला करते हुए सोचता है कि आज तो वो खूब मजे करेगा। लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो वो लड़की सो चुकी थी, इसीलिए ली उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। फिर वो उसके सामानों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की एक सेल्स गर्ल है जो किताबें बेचती है। अब ली को समझ आ गया था कि इस लड़की का मिस्टर आन से मिलने का मतलब है उसे स्कूल में अपने बॉस के कंपनी की किताबें बेचना। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो लड़की जब उठती है तो ली ने आज उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, लेकिन खाते हुए वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि समय के साथ साथ सब बदल गए लेकिन तुम नहीं बदले, तुम आज भी उतने ही हैंडसम, भोले और मासूम हो, बिल्कुल मूवी रिव्यू हिंदी की तरह। इसके बाद वो उससे किस करती है और किस करते ही ली कहीं और उठता है जहाँ वो फूलों को खा रहा था। तभी एक आदमी उसे गैप्सून कहकर बुलाते हैं जिसने उसकी फोटो क्लिक की थी। मतलब कि इस बार ली एक बूढ़ी दादी के अंदर उठा था। वो उस औरत के हस्बैंड थे। ली उस बूढ़ी औरत के हस्बैंड से कहने लगता है कि मुझे इस बुढ़िया के शरीर से बाहर निकालो, लेकिन वो उसे बाथरूम में ले जाकर उसका मुंह धोने लगता है। ली पूछता है कि तुम कौन हो बुढ़े। वो बताता है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार चौन हूँ। ली को ये बूढ़ा शरीर एक जरा पसंद नहीं आता, इसीलिए वो फौरन दादाजी को किस करके उसका शरीर छोड़ने का सोचता है, क्योंकि शरीर को छोड़ने के लिए सामने वाले का सच्चे प्यार का एहसास होना जरूरी था। इसके बाद वो जाकर स्केली को कॉल करती है और उसे हॉस्पिटल बुलाती है। दादाजी जब स्केली को देखते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन है। दादी जी बताती है कि ये मेरी ग्रैंड चिल्ड्रेन है। इसके बाद ली स्केली को बताती है कि मुझे लगता है कि मैं किसी म्यूजिक ऑडिशन का जज था, इसीलिए क्या तुम पता कर सकती हो कि मैं कौन हूँ, शायद इससे कुछ पता चल जाए। जिसके बाद स्केली बहुत सारे स्टूडियो के इधर उधर पता करने लगती है। तभी उसे दो लोगों की बातों से पता चलता है कि ली नाम के किसी प्रोड्यूसर का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वो उनके कन्वर्सेशन में हयोन योंग का भी नाम सुन लेती है, जिससे उसे थोड़ा शक होता है। फिर वो ली को कॉल करके कहती है कि शायद मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, इसीलिए तुम्हें यहाँ आना होगा। लेकिन जब ली गैप्सून के शरीर को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो नर्स उसे पकड़कर नींद का इंजेक्शन दे देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। फिर दादाजी पूछते हैं कि तुमने भागने की कोशिश क्यों की। दादी जी कहती है कि क्या तुम मेरी एक आखिरी विश पूरा करोगे। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वो उसे कॉलेज स्ट्रीट लेकर जाने को कहती है। दादाजी ऐसा ही करते हैं। वो उसे अपने कार में बैठाकर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि आज ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से जवान हो गया। लेकिन तभी चाचा के सीने में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद दादाजी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। उसे हार्ट अटैक हुआ था। ली घबरा जाता है और दादाजी के बेटे बहू से माफी मांगता है कि ये सब मेरे वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। जिस पर दादी के बच्चे कहते हैं कि प्लीज मॉम आप खुद को कोसना बंद कीजिए, ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ। फिर रात को ली दादा की डायरी को देखता है, जिससे उसे समझ आता है कि बुढ़वा बुढ़िया से बहुत प्यार करता था। इसीलिए अगले दिन वो दादा को खुश करने के लिए अच्छे से तैयार होकर जाता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिससे दादा को बहुत खुशी होती है कि उसे सब याद आ गया। लेकिन दादा उसे थैंक यू कहता है और फिर सॉरी कहते हुए ये कह देता है कि मेरे जाने का टाइम आ गया। फिर ली जैसे ही दादा के हाथ पर किस करती है, दादाजी लुढ़क जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि दादा का फ्यूनरल हो रहा था और ली दादा के शरीर को छोड़कर जा चुका था, लेकिन दादी बहुत दुखी होती है, उसे सब याद आ जाता है। अब हमें ली को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ ह्योन क्योंग उसके सामने बैठी हुई थी। वो उससे कहती है कि मैं सब कुछ वैसे ही अरेंज करूंगी जैसा तुमने कहा था। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ ली ह्योन क्योंग से कह रहा था कि स्टेज का डर स्टेज शो से ही खत्म होगा। तुम ऐसे नहीं डर सकती, तुम फ्यूचर की राइजिंग स्टार हो, मैं तुम्हारा डर खत्म करने में तुम्हारी साथ दूंगा, तुम गाना और मैं पियानो बजाऊंगा। तभी स्केली भी वहाँ पहुँच जाती है। उससे समझ आ जाता है कि ये लड़की ह्योन क्योंग होगी।
और जब वो आदमी जो बाहर किसी से ली के बारे में बात कर रहा था वो जब अंदर आता है तो स्कैली का शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन चैन नाम का वो आदमी जैसे ही ली को छूता है उससे एकदम से कुछ हो जाता है। वो ह्योन क्योंग को देखकर इमोशनल हो जाता है और उससे टच करने वाला था, लेकिन ह्योन क्योंग कहती है कि चैन ये तुम क्या कर रहे हो। तभी ली खुद को देखता है और अपने आप से कहने लगता है कि प्लीज उठ जाओ। ह्योन क्योंग पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी स्कैली जब ली का फेस देखती है तो उसे याद आता है कि यह वही आदमी है जिसका एक्सीडेंट उसके सामने हुआ था और अब वो उन्हीं लोगों के शरीर में जा रहा है जो उसके एक्सीडेंट के बाद उसके पास आए थे। स्कैली ली को सारी बात बताती है, जिसके बाद ली घर चला जाता है और अब उसे ह्योन क्योंग के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे थे जब उसने उसे बताया था कि वो उससे प्यार करता है। अब अगले दिन ली स्कैली को कुछ नोट्स देते हुए कहता है कि इसे ह्योन क्योंग को दे देना, जिसके बाद स्कैली ली की कजिन बनकर ह्योन क्योंग से मिलने के लिए जाती है और उसे वो म्यूजिक नोट दे देती है, लेकिन ली ने उसे रिंग देने को नहीं कहा था। जिसके बाद ह्योन क्योंग ली के पास जाकर पूछती है कि अगर मैं गाती हूँ तो क्या तुम फिर से उठ जाओगे। इसके बाद वो सोचती है कि वो ली के लिए परफॉर्म करेगी और ये बात वो चैन को बताती है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। चैन ली की तरह बहुत खुश होता है क्योंकि उसके अंदर तो ली ही था। ह्योन क्योंग पूछती है कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो, तो वो बताता है कि ली मेरा सच्चा दोस्त है इसलिए, लेकिन तुम मुझे अपने साथ ले लो। ह्योन क्योंग को याद आता है कि ली ने कहा था कि हम तुम्हारे स्टेज फेयर को साथ में खत्म करेंगे, मैं पियानो बजाऊंगा और तुम गाना गाना। ह्योन क्योंग मान जाती है। अब हमें कोरियन टॉप सिंगिंग कंटेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पहले तो ह्योन क्योंग बहुत डर रही थी, लेकिन ली की बातें उसे बहुत मोटिवेट करती है, इसीलिए ह्योन क्योंग बहुत अच्छा गाना गाती है। गाने के खत्म होते ही चैन बेहोश हो जाता है, लेकिन इसी के साथ हॉस्पिटल में ली की सांसें भी रुक जाती है, मगर ह्योन क्योंग अपना गाना चालू रखती है क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होता। अब हमें कई दिनों के बाद स्कैली को दिखाया जाता है। वो बताती है कि उस दिन के बाद वो भूत उसे कभी नहीं दिखा। अब हमें थोड़े दिनों के बाद ह्योन क्योंग का स्टेज शो दिखाया जाता है। आज वो एक स्टार बन चुकी थी और तभी हमें समझ जाता है कि ली जिंदा है, वो भी अपने शरीर में। अब वो स्कैली का दोस्त है और ह्योन क्योंग का हस्बैंड भी। स्कैली ली को गालियां देती है कि इतने दिनों के बाद मिल रहे हो, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते। तभी हम देखते हैं कि उस टीचर ने अपने चाइल्डहुड क्रश से शादी कर ली और पुलिस ऑफिसर का भी डिवोर्स नहीं हुआ और दादी भी खुश ही है। मैं भी खुश हो जाऊंगा अगर इसे देखने वाला हर एक इंसान इस वीडियो पे हाइप दे देगा। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दी जा रही लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो वेल गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।